हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक 11th का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है सर्कल। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे कि सर्कल एक जो टॉपिक का नाम है, लेसन का नाम है, वो ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ज्योमेट्री का एक चैप्टर है। आई होप आपको बहुत मजा आएगा। एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आपका इस चैनल पे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। एक अगर ब्रीफ में आपको बताऊं तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ सर्कल, आपको ऑलरेडी पता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कि यहाँ का मेन कंसेप्ट है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर आपने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पढ़े होंगे। तो यहाँ भी हम सर्कल के इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पढ़ेंगे। दूसरा जो टॉपिक है वो है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का, मतलब कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगा क्या नहीं होगा, ये हमें पढ़ना है। और जो थर्ड है वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसके बारे में भी बात करेंगे। और नेक्स्ट है डायरेक्टर सर्कल। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम वन बाय वन ब्रीफ में बातें करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और आपके सामने देखते हैं कि कैसे हम इस टॉपिक को इजी बना सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर आप सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल के अंदर सबसे पहले हम डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। तो सर्कल का अगर आप डेफिनेशन देखो, सर्कल का अगर आप डेफिनेशन देखो तो हम कह सकते हैं कि लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट मूव्स, locus of a point that moves from a, that moves, या फिर ऐसा कहिए कि that moves in such a way that moves, या डायरेक्ट ऐसा लिखिए कि from a fixed point, that moves from a fixed point and fixed point and at fixed distance, fixed distance, मतलब वो सारे पॉइंट का लोकस क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा, जो कि किसी एक फिक्स पॉइंट से मूव करता है, एक फिक्स पॉइंट के सर्टेन डिस्टेंस पे, फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव करता है और एक फिक्स डिस्टेंस पे है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है और इनका लोकस मैंने लिया, ये सारे पॉइंट इस पॉइंट से क्या है, एक फिक्स डिस्टेंस पे है। आप चेक करो, ये सारे पॉइंट एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर है, एक फिक्स डिस्टेंस पे है ये सारे पॉइंट। दूसरी बात, ये जो पॉइंट है ये भी फिक्स है, मतलब दो बात तो मैंने आपको बताई और ये दोनों बात जो है, ये दोनों चीज फिक्स्ड है। मतलब ये डिस्टेंस भी फिक्स है जिसको आप रेडियस कहते हो, ये पॉइंट भी फिक्स है जिसको आप सेंटर कहते हो। मतलब लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड एट फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड सेंटर। तो अगर आपको सर्कल इज कॉल्ड सर्कल, अगर आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो वो एक फिक्स पॉइंट से लोकस, उन सारे पॉइंट का लोकस होना चाहिए जो कि किसी फिक्स पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पे हो, फिक्स डिस्टेंस पे हो, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। आई होप आपको ये पहले से पता होगा। एक मिनट, ठीक है, ये आपको पहले से पता होगा, सर्कल के बारे में आपको ये जानकारी पहले से होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कल चैप्टर के अंदर आप बच्चों कुछ चीज और जानते होंगे पहले से, कुछ चीज आप और पहले से जानते होंगे। जैसे कि क्या आप जानते हैं पहले से, अभी ये कहाँ चला गया, ठीक है, सर्कल चैप्टर के अंदर आप कुछ चीज और जानते होंगे। जैसे कि आप क्या जानते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये रेडियस है, देखिए मैंने मेंशन कर रखा है। डायमीटर आपको पहले से पता है, सेंटर ऑफ सर्कल भी आपको पहले से पता है। बेसिक चीजें हैं बच्चों, आप ज्योमेट्री से जानते हैं। दूसरा जो है, इस वाले पार्ट को हम टेंजेंट बोलते हैं,
टेंजेंट क्यों? क्योंकि एक पॉइंट को, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। सर्कल के किसी दो पॉइंट को टच करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। सेंटर से जाने वाला कॉर्ड यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है सर्कल के अंदर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप डायमीटर बोलोगे। नेक्स्ट आता है सेंटर जो सर्कल के बीचों बीच होता है, और फिर आता है सेक्टर। जैसे आप केक वगैरह कट करते हैं, अगर आप ये देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? सेक्टर हो जाएगा। फिर सीकेंट होता है, एक ऐसी लाइन जो कि एक पॉइंट को टच करके ना जाए, एक ऐसी लाइन जो कि एक पॉइंट को टच करके ना जाए बल्कि सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी तो टेंजेंट, और अगर इंटरसेक्ट करे तो सीकेंट। तो बेटा सीकेंट और सेगमेंट जो हम यहाँ बना रहे हैं, कॉर्ड और सीकेंट में क्या डिफरेंस है? कॉर्ड और सीकेंट में क्या डिफरेंस है? अगर आप ध्यान से देखो तो कॉर्ड और सीकेंट में डिफरेंस ये है बेटा कि कॉर्ड सरकमफेरेंस के ऊपर के दो पॉइंट को टच करता है। देखिए, कॉर्ड सरकमफेरेंस के ऊपर के दो पॉइंट को टच करता है, लेकिन सीकेंट जो है वो एक लाइन है जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करके जाती है दो पॉइंट पे, सर्कल को इंटरसेक्ट करके जाती है दो पॉइंट पे। मतलब कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है और सीकेंट एक लाइन है। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, सीकेंट एक लाइन है। याद रहेगा इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियस सेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप केक वगैरह जो कट करते हैं इस टाइप का, इसको सेक्टर बोलते हैं। ये छोटा है तो माइनर सेक्टर, और ये पीछे का जो पार्ट है वो मेजर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक्स है, आपने ऑलरेडी 10th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो मेन मुद्दा है हमारा वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल। जैसा कि मैंने आपको अभी समराइज करके बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तो पहला टॉपिक जो है हमारा वो है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होंगे। तो पहला कंडीशन जो है वो है इफ सेंटर ऑफ सर्कल एट h, k। तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटर ऑफ सर्कल h, k है, अगर सेंटर ऑफ सर्कल h, k है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्यों नहीं दिख रहा भाई, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये h, k होगा। मतलब सर्कल का सेंटर है वो किसी ना किसी पॉइंट पे तो होगा, और उस पॉइंट का कुछ तो भी कोऑर्डिनेट होगा। तो मान लेते हैं कि h x कोऑर्डिनेट है, k y कोऑर्डिनेट है। h, k मतलब x, y की वैल्यू, जैसे 2 3 तो x2 y3, 5 2 x5 y2। तो उस टाइप से x की वैल्यू h है और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? k है। यहाँ एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी एक्स, वाई। सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर हमने एक पॉइंट ले ली और उसका नाम दे दिया पी एक्स, वाई। अब अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूं, अगर मैं इस पॉइंट को ऐसा ज्वाइन कर दूं, तो बच्चों आपको नहीं लगता कि ये वाला जो है ये रेडियस है? अगर मैंने h, k यानी सेंटर के पॉइंट को और सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट हमने P लिया है, उसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये रेडियस होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है ये रेडियस है। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहूं बच्चों, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना चाहूं तो क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा है पहले से 10th में। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ सेंटर का नाम O दे दीजिए, सेंटर का नाम क्या हो जाएगा बेटा? O। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस ऑफ OP इज इक्वल टू क्या होगा? अगर आप OP का डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो क्या होगा? OP इक्वल टू रूट अंडर y2 माइनस, फॉर्मूला क्या होता है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला की? अगर आप बात करें तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप ऐसे ही पढ़ते हो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर।
क्या मतलब हुआ, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्या मतलब हुआ, यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला है। दूसरा पॉइंट का y लेना है, पहले पॉइंट का मतलब y2 दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y1 पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, मतलब दो पॉइंट है तो ये वाला हमारा बनेगा x1 y1, ये वाला बनेगा हमारा x2 y2। किसी को भी आप x1 y1, किसी को भी आप x2 y2 ले सकते हो, क्योंकि पहला पॉइंट है इसलिए x और y को x1 y1 बोल रहे हैं, दूसरा पॉइंट है इसलिए दूसरे वाले का नाम दे रहे हैं x2 y2। अगर आप इसको दूसरा बोलोगे तो ये हो जाएगा x2 y2, और इसको अगर आप पहला बोलोगे तो वो हो जाएगा x1 y1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। OP इक्वल टू, अभी यहाँ पे हमारा x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो क्या होता है फॉर्मूला बेटा y2 माइनस y1, तो ध्यान दीजिए x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 मतलब y2 की जगह पे है y और y1 की जगह पे है k स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, x2 की जगह पे है x और x1 की जगह पे है h, x माइनस h का स्क्वायर। OP क्या रेडियस नहीं है बेटा, OP रेडियस ही तो है, तो हम OP की जगह पे क्या लिखेंगे, R इक्वल टू रूट अंडर y माइनस k का स्क्वायर x माइनस h का स्क्वायर। अगर मुझे ये रूट हटाना है तो हम बचपन से आज तक स्क्वायरिंग बोथ साइड नाम का एक प्रोसीजर करते हैं, तो यहाँ भी अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो r क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर, ये वाला रूट हो जाएगा कैंसिल और आपके पास सिर्फ बचेगा y माइनस के का स्क्वायर प्लस x माइनस एच का स्क्वायर, ये बचेगा। और बच्चों आप यकीन मानो यही है इक्वेशन ऑफ सर्कल, जबकि सर्कल का सेंटर h k पे हो। इसी को आप अरेंज करके लिख सकते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही है आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल है बेटा ये, जब सर्कल का सेंटर कहाँ पे होगा, h k पे हो। सर्कल का सेंटर जब h k पे होगा तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। आप समझने के हिसाब से अगर आप डेरिवेशन थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि कैसे आया तो आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको नहीं समझना है, अगर मान लीजिए आपको नहीं समझना है, आप डायरेक्ट इक्वेशन याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आप थोड़ी जाओगे ये करने को हर बार डिस्टेंस फार्मूला लगाने को। तो आया कहाँ से, इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि ये डिस्टेंस फार्मूला से आया। लेकिन आप क्वेश्चन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हर बार आप क्या यूज करोगे, इसी को यूज करेंगे, यानी x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा। ये पहला कौन सा कंडीशन था कि जब सर्कल का सेंटर कहाँ हो, h k पे हो, तब आप ये करेंगे। आगे बढ़िए, जब देखिए सर्कल का सेंटर कहाँ आ गया, अभी ऑरिजिन पे आ गया, तो बेटा आपको पहले से पता है ना कि ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0। मतलब अगर आप देखो पीछे वाले में, तो ये जो h की वैल्यू है वो अब कितनी हो गई, 0। ये जो k की वैल्यू है वो अब कितनी हो गई, 0, क्योंकि सर्कल का सेंटर कहाँ चला गया, ऑरिजिन पे। तो अगर सर्कल का सेंटर ऑरिजिन पे चला गया, अगर सर्कल का सेंटर ऑरिजिन पे चला गया तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0, 0 होता है। तो h और k की जगह आप 0, 0 पुट कर दो, आपको सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। या नहीं तो आप अगर पिछले जैसा, पहले जैसा हमने किया, आप अगर वैसा करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। डिस्टेंस फार्मूला अगेन, आप यहाँ भी क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं। ये है रेडियस, तो जैसे आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, जैसे आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा,
x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर, और k की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक तो आप ऐसा कर लीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो हमारा पिछला इक्वेशन है, पिछला इक्वेशन क्या था बेटा, x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। h और k हमारा क्या था, सेंटर था। क्या h और k इस सिचुएशन में 0 हो गए हैं? यस, h इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0, मतलब h भी 0 है क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है ओरिजिन पे, y कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो h और k 0 जब इसमें आप पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कब होगा ये इक्वेशन सर्कल का, जब सर्कल कहाँ पे होंगे, सेंटर पे होंगे। करेक्ट है इतनी बात? आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा। तो बेटा मैंने अभी तक आपको दो चीजें बताई हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल इज एट h, के, ये वाला कंडीशन h, के, तो सर्कल अगर h का सेंटर अगर h, k पे है तो इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरा, h और k 0 हो जाएगा कब, जब सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होंगे, तब इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा बच्चों, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये जो नाम है ये कहीं अलग से आया नहीं है, ये जो जनरल इक्वेशन है ये कहाँ से आया है, बहुत आसान है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर ऑफ सर्कल इज एट h, के। तो अगर आप इसी फॉर्मूले में, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, अगर आप इसी फॉर्मूले में क्या करो, एक्सपैंड कर दो फॉर्मूले को। सच में? क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा होता है क्या? अब आप बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है कि इसको एक्सपैंड करोगे तो जनरल इक्वेशन बन जाएगा। ऐसा होता है, आप अगर इसी फॉर्मूले को एक्सपैंड करो तो ये क्या बन जाएगा, जनरल इक्वेशन बन जाएगा। देखें करके, चलिए करके देखते हैं। ठीक है, क्या है इक्वेशन, इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्सपैंड करिए तो यहां पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, आता है आपको, यहां भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2xh। दूसरा वाला y स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky। क्लियर है? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है इतने में? आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना लिखने के बाद मैं एक बार अरेंजमेंट करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, एक जगह ले लिया मैंने, प्लस में है तो कर सकते हैं, माइनस 2xh माइनस 2ky प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, आर स्क्वायर को भी इधर ले लीजिए, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। आया इतना? अब बच्चों हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो अगर मैंने एक सब्स्टिट्यूशन किया, क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं बेटा, क्या सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे वाई स्क्वायर कहाँ से आ गया, फिर से एच स्क्वायर होगा,
ये कितना आएगा, ये आएगा एच स्क्वायर। क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो अगर मैंने ये जो h है और ये जो k है, अगर मैंने उसको g और f से सब्स्टिट्यूट किया, तो मतलब सब्स्टिट्यूट h इक्वल टू माइनस जी एंड k इक्वल टू माइनस एफ। अगर मैंने h और g को h और k को माइनस जी और माइनस एफ से सब्स्टिट्यूट किया, क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए हमने ये फॉर्मूला लिखा, उसको एक्सपैंड किया, अरेंज कर लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को पहले, फिर एक्स वाला टर्म वाई वाला टर्म, एच स्क्वायर के स्क्वायर आर स्क्वायर, और अब हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू को, यानी h को कर रहे हैं माइनस जी से सब्स्टिट्यूट, k को कर रहे हैं माइनस एफ से सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट करिए, क्या एक्स स्क्वायर में बेटा कोई चेंज होगा, नहीं, क्योंकि उसको तो चेंज ही नहीं कर रहे। वाई स्क्वायर में कोई चेंज होगा, जी नहीं, माइनस 2x, और h की जगह बेटा आप क्या लिख रहे हो, माइनस जी लिख रहे हो, माइनस 2k की जगह आप क्या लिख रहे हो, माइनस f लिख रहे हो, प्लस h स्क्वायर मतलब माइनस जी का स्क्वायर, के स्क्वायर मतलब माइनस एफ का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2gx माइनस माइनस प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर, माइनस जी का स्क्वायर कितना होगा बेटा, जी स्क्वायर, माइनस एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या आप इतनी बातों से सहमत हैं? अभी तक हमने जो लिखा उसमें आपको सारी चीजें समझ आई? एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने एक इक्वेशन लिखा जो हमने पहले डिस्टेंस फार्मूला से डिराइव किया था, उसी इक्वेशन को एक्सपैंड किया, आगे h को माइनस जी से k को माइनस एफ से सब्स्टिट्यूट किया, और आपके सामने इक्वेशन ऐसा है। आपको नहीं लगता बेटा कि रेडियस हमेशा कांस्टेंट टर्म होता है, रेडियस एक नंबर होता है, g और f, क्योंकि हमने h और k को सब्स्टिट्यूट किया है g और f से, तो h और k सर्कल का सेंटर होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट यानी कि हमेशा एक नंबर आएंगे, कांस्टेंट टर्म आएंगे। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये तीनों जो है ये कांस्टेंट है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी हमें, तो इन तीनों को हम रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, c लिख देंगे, और आपका जनरल इक्वेशन आपके सामने है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये है आपका जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। तो मैंने आपको अभी तक बेटा 3 चीजें बताई हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने बताया कि सर्कल का इक्वेशन, जब सर्कल का सेंटर कहाँ हो, h, k पे हो, ये रहा इक्वेशन, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आगे बढ़िए, सेंटर ऑफ सर्कल जब ओरिजिन हो तो h और k 0 हो जाएगा, और h और k जैसे 0 होंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपको बताया मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये रहा बेटा जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको एक जनरलाइज फॉर्म में लिखना होगा तो क्या किया हमने, वही पुराने फॉर्मूले को एक्सपैंड किया। एक्सपैंड करने के बाद हमने एक बीच में स्टेप लिया कि h और k को सब्स्टिट्यूट किया माइनस जी माइनस एफ से, यानी कि जो सेंटर आपका h, k होता था वो आप लिख सकते हो माइनस जी माइनस एफ, बाकी कोई चेंज नहीं है। नाम बदल दिया, h को लिख दिया माइनस जी, k को लिख दिया माइनस एफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, तो देखा कि यहां वाला जो टर्म है
क्या देखा आपने, क्या देखा, ये वाला जो टर्म है, नहीं ये वाला टर्म, इतना जो टर्म है ये है बेटा एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब इन तीनों की वैल्यू एक नंबर आएगी और नंबर नंबर हम ऐड कर सकते हैं, तो हमने उसको क्या किया, एक कांस्टेंट टर्म c का नाम दे दिया है। चले आगे, तो ये रहा आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी, यानी कि ये सारे टर्म प्लस में रहेंगे और इक्वल टू 0। कौन सा इक्वेशन है ये, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। आई होप आप सारी चीजें समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल पे जाने से पहले मैं आपको कुछ बात बता दूं, कुछ बात आपको ये बताना चाहता हूं बेटा, मैं जो बात है वो आपके सामने है। मैं ये बताना चाहता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो c की वैल्यू मैंने आपको अभी बताया था, क्या होता है c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए एक बार चेक कर लीजिए पीछे जाके, देखिए यही है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये है सी की वैल्यू। तो अगर कभी भी इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में गिवन है, कभी भी इक्वेशन अगर आपको इस फॉर्मेट में गिवन है, यानी कि एक जनरलाइज फॉर्म में गिवन है, तो आप इस इक्वेशन में से क्या कर सकते हो, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है तो आप रेडियस फाइंड कर सकते हो। कैसे निकालेंगे रेडियस बेटा, आर स्क्वायर माइनस में है, उठा के इस तरफ लाइए, आ गया, और आर स्क्वायर माइनस था, इधर आया तो क्या होगा प्लस। राइट में क्या है देखिए, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, सी यहाँ पे प्लस है लेफ्ट में, अगर आप राइट में लेके जाओगे तो सी यहाँ पे क्या बनेगा माइनस सी। आर स्क्वायर इक्वल टू, ये अगर होता है तो बेटा एक बात बताओ, अगर मुझे रेडियस निकालना होगा तो आर स्क्वायर की जगह मैं क्या करूंगा, आर स्क्वायर की जगह मैं क्या करूंगा, आर निकालूंगा, और ये जैसे आर करूंगा मैं तो सामने की तरफ रूट होगा, या तो आप स्क्वायर रूट बोथ साइड कर सकते हैं, या फिर आप क्या करिए कि स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा रूट, आप ऐसा भी कह सकते हो समझने के लिए, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी रेडियस का आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये निकाल सकते हो। रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके सामने है, जिसमें सेंटर का कोऑर्डिनेट अगर गिवन है, कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको गिवन है, तो आप डायरेक्ट रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। समझ आ रही बात, कहां से लाया हमने, जो आपने पहले सी के लिए कंडीशन बनाया था उसी कंडीशन को हमने इंटरचेंज करके क्या किया, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी निकाला। जो कंडीशन आपने पहले गिवन था उसी कंडीशन को हमने बदल के ये लाया। क्लियर है इतना, आपको समझ में आ रही है बात, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको इनकेस कुछ प्रॉब्लम आता है बेटा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट में आप कमेंट लिख सकते हो, हम वो टॉपिक को वापस रिपीट करा देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसा कि यहाँ लिखा है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, इस फॉर्म पे जाने से पहले मैं आपको एक डायमीटर फॉर्म बताना चाहूँगा। आई होप शायद वो नेक्स्ट हो गया है। चलिए पहले डायमीटर फॉर्म बता देते हैं आपको, और फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे निकालेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। तो बेटा डायमीटर फॉर्म में अगर आप देखो तो डायमीटर फॉर्म है, तो नाम से एक चीज तो हमें क्लियर हो रही है कि डायमीटर फॉर्म है तो इसमें डायमीटर के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। हो सकता है कि इसमें क्या गिवन हो, डायमीटर के कोऑर्डिनेट गिवन हो। अगर मैं यहाँ पे एक बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं, ये सेंटर के पॉइंट है, ये सेंटर का पॉइंट है P x, y, ऐसा कह सकते हैं। या मान लीजिए अगर आप ये ना कहना चाहें तो सेंटर को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि सेंटर का हमारे पास तो कोऑर्डिनेट ही नहीं है। कोई भी एक पॉइंट रैंडमली मैं कंसिडर कर लेता हूं, जो पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल के बाहर है, दैट इज P x, y। ये जो लाइन है डायमीटर वाली लाइन, ये सेंटर से जाएगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो आपको पता है जो लाइन है डायमीटर वो कहाँ से जाती है, सेंटर से जाती है। तो अगर मैं यहाँ से ये वाला पॉइंट ज्वाइन करूँ,
अगर मैं ये ऐसा ज्वाइन करूं, ठीक है, और अगर एक सेकेंड है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूं इसको, कहाँ ज्वाइन करूं, इसको ज्वाइन करूं, ठीक है, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसा ज्वाइन करूं तो आप इस बात को अग्री करते हो क्या 90 डिग्री बनेगा? आपके मन में आएगा अरे हाँ सर ये तो हमने 9th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था कि सेमी सर्कल के ऊपर जो एंगल ड्रॉ होते हैं, एंगल ड्रॉ एट सेमी सर्कल इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल मतलब सेमी सर्कल है, डायमीटर है मतलब सेमी सर्कल है, आधा ऊपर आधा नीचे, और उस पे जब भी आप एंगल ड्रॉ करते हो वो एंगल हमेशा कितने का बनता है 90 डिग्री का। ये पॉइंट कहीं भी नहीं दो, P अगर यहाँ भी आ गया ना तो भी कितने का बनेगा 90 डिग्री का ही बनेगा, याद रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ वाले पॉइंट का भी तो कुछ नाम देना पड़ेगा ना बेटा। यहाँ वाला पहला पॉइंट है, मान लेते हैं ये हमारा A है, दैट इज x1 y1, ये हमारा दूसरा पॉइंट है B दैट इज x2 कॉमा, क्यों नहीं आ रहे भाई साहब, क्या तकलीफ है? अरे ठीक है, नहीं आना चाहते हैं मत आइए, यहाँ आइए, x2 y2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या पॉइंट हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1, उसका नाम दे दिया x, y। अब आप सोच रहे होगे सर कहना क्या चाहते हो वो तो बताओ। तो बेटा मैं डिराइव करके आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, कितना लर्न करोगे, आपको मैकेनिज्म अगर पता होता है तो आपको लर्न भी आसानी से हो जाते हैं। मेरा ये बताने का कंसेप्ट ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आया कहाँ से वो फार्मूला, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल जो है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो आया कहाँ से। तो देखते हैं, स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है कि दो लाइन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका स्लोप आपस में हमेशा क्या होता है, उनका स्लोप क्या होता है, उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो मैं अगर ऐसा लिखूं कि स्लोप ऑफ PA मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ PB इक्वल टू -1, अगर बेटा मैं ऐसा लिख दूं कि स्लोप ऑफ PA एंड स्लोप ऑफ PB इक्वल टू -1, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप बोलोगे कि अरे सर हाँ समझा, ये लाइन जो है ये PA है, ये लाइन जो है ये PB है, और दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। इसलिए सर आपने क्या किया, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू -1 कर दिया, क्योंकि ये रिलेशन तो हमने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वल टू -1, दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। उसी कंसेप्ट से हमने PA PB के स्लोप को मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा स्लोप कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर आपने पढ़ा है 2 पॉइंट फॉर्म लगा के, P और A का देखिए स्लोप कैसे आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 की जगह क्या है y, y1 की जगह तो y1 ही है, x2 माइनस x1, x2 की जगह है x और x1 की जगह पे क्या है x1 ही है। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, और कौन सा स्लोप लेना है आपको, PV का, PV का स्लोप फिर से लिखिए, आप क्या लिखोगे y2 माइनस y1, चलिए इसकी बना देते हैं y2 माइनस, लेकिन y2 आप लाओगे कहाँ से, y2 तो है नहीं, y2 की जगह पे कौन है वो देखिए, दूसरे पॉइंट में y2 की जगह पे कौन है y, यानी कि y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, और इनका प्रोडक्ट कितना होगा -1 के बराबर। अगर आप ये समझ रहे हो तो बहुत आसान है, देखो इसका स्लोप कैसे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसका स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, बोल रहा हूँ y2 लेकिन y2 की जगह कौन है y है, इसलिए लिख रहा हूँ y, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या क्या है, न्यूमेरेटर को डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो, कौन कौन है y माइनस y1, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा,
y माइनस वाई टू, डिनोमिनेटर में कौन है x माइनस एक्स वन, और इधर कौन है x माइनस एक्स टू इक्वल टू माइनस वन। आपको नहीं लगता कि ये पूरा डिनोमिनेटर अगर मैं उठा के इस तरफ लूँ तो वो माइनस वन को मल्टीप्लाई हो जाएगा? लगता है। तो लिखिए y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू इक्वल टू, ये पूरा टर्म वहां चला जाएगा, यानी माइनस ऑफ x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू। अब ये माइनस वाला पूरा टर्म जब आप इस तरफ लाओगे तो क्या बनेगा बेटा? देखो y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई टू, ये तो पहले से था, ये पूरा टर्म माइनस वाला यहां आ जाएगा, यानी कि प्लस x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू इक्वल टू 0। ये होता है बेटा इक्वेशन इन डायमीटर फॉर्म। ये होता है इक्वेशन इन डायमीटर फॉर्म। मतलब सर्कल का इक्वेशन मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट बोल दूं, आपकी बुक में लिखा है कि बेटा 5 इक्वेशन लर्न कर लो, ना पता है कि कहाँ से आया है, क्यों आया है, तो लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार बता देता हूँ कि अरे हाँ भाई ऐसा ऐसा आया है, आपको पता भी तो चल रहा है कि इक्वेशन फॉर्मूला आया कहाँ से। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट आपके बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपने अभी देखा कि डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है, वो ये होता है। डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? वो ये होता है। क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, आप सारी चीजें समझ रहे होंगे, ठीक है। चले आगे, कोई प्रॉब्लम, परेशानी, दिक्कत है क्या आपको? नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल की। मतलब सर्कल का वो इक्वेशन जो किसी पैरामीटर पे डिपेंड करता है। अगर कोई इक्वेशन है जो किसी सर्टेन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, इसलिए हम उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा? पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए, पीछे की तरफ था वो, ये यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म यहाँ पे आ गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप ये तो समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। अभी तक हमने बेटा किस किस चीज़ की बात की कि सर्कल जब h, k पे होगा तो कैसे करेंगे, सर्कल जब 0, 0 पे होगा तो इक्वेशन क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, और फिर हम बात करने वाले हैं अभी पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन की। लास्ट में मैं आपको समराइज कर दूंगा, यानी कि ये चैप्टर के अंदर आपका सर्कल का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। रहेगी बात क्वेश्चंस की, तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हर एक एक्सरसाइज से जो कि कंसेप्ट से रिलेटेड है और पुराने ईयर में पूछे गए हैं, मैं आपको करवा दूंगा, और आपके ये सारे चीज़ें जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म नाम ही है, तो यानी कि ये जो इक्वेशन होगा ये किसी पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल का अगर आप सेंटर देखो, ये वाला पार्ट जो है ये सेंटर है। अगर मैं ऐसा बनाऊं, यहाँ एक पॉइंट ले लूं, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ा है। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ रखता हूँ और इस पॉइंट का नाम मैं देता हूँ px, y, ठीक है। तो अगर आप देखो px, y, तो जैसे आप यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको नहीं लगता बेटा कि ये वाला पॉइंट जो है ये x होगा, है ना, ये x होगा, तभी तो यहाँ का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, यानी ये पॉइंट P देखना है कहाँ पे है, तो x कोऑर्डिनेट, यानी x की जितनी वैल्यू होगी वो यही तो होगी x, और यहाँ से यहाँ तक ये y होगी। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक ये y होगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लिखना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मन करे कि मैं tan थीटा लिखूँ, तो क्या मैं y बाय एक्स लिख सकता हूँ? y बाय एक्स बिल्कुल लिख सकते हैं।
यहाँ पे ये जो रेडियस है ये r है, क्या ये बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, ऐसे सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पॉइंट P लिया और ये यहाँ से हमने पॉइंट P को ज्वाइन कर दिया, तो क्या ये रेडियस नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। चलो ना आगे बढ़ो ना सर, आप यही बोलोगे ये रेडियस है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये x होगा और ये y होगा, है ना। आप बोलोगे कि सर क्या बता रहे हो, ये सब तो मुझे पता है। तो बेटा अगर आपको पता है तो एक बात मुझे और बताइए कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा इक्वल टू, तो क्या होगा रेशियो? कैसी बातें कर रहे हो सर, आप 2 मिनट में लिखो ना, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाय आर। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कई बच्चे परपेंडिकुलर को ऑपोजिट भी कहते हैं, थीटा के ऑपोजिट वाली साइड है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं यहीं पे आपसे बेटा पूछ लूं कि कॉस थीटा बताइए, तो आप नहीं बता दोगे क्या? एक्स अपॉन आर। तो क्या मैं इस रिलेशन का यूज करके y की वैल्यू निकाल सकता हूं? y इक्वल टू आर साइन थीटा। क्या मैं इस रिलेशन का यूज करके x की वैल्यू निकाल सकता हूं? आर कॉस थीटा। तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। तो अगर मैं इस x की जगह ऐसा लिखूं, r कॉस थीटा आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, क्योंकि x की वैल्यू ही हमने क्या निकाला है, थीटा के टर्म में निकाला है आर कॉस थीटा, और y की वैल्यू थीटा के टर्म में निकाला है आर साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू मैं चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल थीटा 90 कर दूं, तो पॉइंट यहां आ जाएगा क्या? अगर थीटा की वैल्यू में 180 कर दूं, तो पॉइंट यहां आ जाएगा क्या? बेटा इतना आपको समझना है, ये जो थीटा यहाँ पे है, पॉइंट की थीटा की वैल्यू, अगर मैं एंगल की वैल्यू यहाँ से यहाँ बढ़ाता जाऊँ तो पॉइंट खिसकता जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट P है, यानी कि उसका कोऑर्डिनेट x और y है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे। वैल्यू ऑफ x एंड y डिपेंड्स ऑन थीटा। Therefore, theta is parameter. वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए पैरामीटर किसको बोलेंगे? थीटा को बोलेंगे। अब आप समझ रहे हो कि नाम पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों पड़ा है? क्योंकि वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो थीटा क्या हो जाएगा? पैरामीटर हो जाएगा। अब अगर थीटा पैरामीटर है, तो अब बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म की, मतलब इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। कैसे करेंगे बात? तो देखिए कि हमेशा जरूरी नहीं कि सर्कल का सेंटर कहाँ हो, ऑरिजिन हो। सर्कल का सेंटर तो कहीं भी हो सकता है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाने की कोशिश करूं, आप ये नोट कर सकते हो क्या? अगर आपने ये नोट किया होगा तो ठीक है, नहीं तो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, ये थोड़ा ज़्यादा ही मैंने सर्कल कर दिया है, थोड़ा अच्छा बनाता हूँ। ठीक है, ये सर्कल है। अब सर्कल का सेंटर जो है वो मैंने अलग कर दिया है ऑरिजिन से, क्योंकि हर बार ऑरिजिन पे नहीं रहेगा। ऑरिजिन अब आपका यहाँ पे है। सर्कल का सेंटर यहाँ है, दैट इज h कॉमा के। पॉइंट P यहाँ है, x कॉमा y। और x की जो ओरिजिनल अभी आपने वैल्यू निकाली पैरामीट्रिक फॉर्म में, यानी कि थीटा के फॉर्म में, वो भी लिख दीजिए। x कितना है? r cos थीटा और r sin थीटा। बेटा हर चीज हम लर्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कीप। ओ भाई साहब, हे कहाँ आ गए हम, साथ साथ चलते हैं। आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा।
अब आप ध्यान से देखना, 2 मिनट बेटा ध्यान से देखना, इक्वेशन आ गया। यहां से यहां, क्या ये डिस्टेंस h और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक k होगा? इस बात को आप अग्री करते हैं कि सर्कल का सेंटर जो है वो अगर h, k है तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस h और ये डिस्टेंस k होगा। ऑब्वियसली आप अगर इतना समझते हो तो ये पॉइंट P देखो, यहां से, तो पॉइंट P यहां से ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना होगा? पॉइंट P अगर पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? r cos थीटा और y कितना है? r sin थीटा। तो अब अगर मैं x की वैल्यू लिखना चाहूं, यानी कि टोटल x कितना हो रहा है पॉइंट P में, तो मैं बोल सकता हूं ना h प्लस ये, ऐसा लिख सकते हैं। देखो एक बार, r cos थीटा माइनस r cos थीटा माइनस h r cos थीटा प्लस h और y इक्वल टू r sin थीटा प्लस k। इसको बोलते हैं हम पैरामेट्रिक इक्वेशन। r cos थीटा प्लस h, r sin थीटा प्लस k, ये होता है x और y की वैल्यू, और इसी को बोलते हैं हम पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसी को बोलते हैं हम पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। डायमीटर फॉर्म ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं, y1 याद रखना बहुत आसान है, y माइनस y1, y माइनस y2, x माइनस x1, x माइनस x2। एक बार आप 1 को माइनस करिए, एक बार आप 2 को करिए। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मतलब कोई एक लाइन, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? आपके लिए इधर ये कर रहे हैं, आप ध्यान दो जरा, आने दो। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जैसे ये लाइन मैंने इसके ऊपर ड्रॉ की, बहुत बदमाश हो गया है ये। जैसे ये लाइन मैंने इसके ऊपर ड्रॉ की और कोई बच्चा बोलता है कि सर क्या ये टेंजेंट होगा? क्या ये टेंजेंट होगा? कैसे चेक करें? अगर हमें चेक करना है कि ये वाली लाइन इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है क्या नहीं है, तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, और उसी कंडीशन का नाम है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। उसी कंडीशन का क्या नाम है बेटा? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस पॉइंट का नाम मान लीजिए आप P है, x1, y1 है। कोई एक स्ट्रेट लाइन है, मैं मान के चलता हूं कि स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी, जी नहीं है वो c है, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो पॉइंट अगर P x1, y1 है बेटा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, मान लीजिए कि सर्कल ओरिजिन पे है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंस पॉइंट P इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है और इसी सर्कल के ऊपर ये पॉइंट P है, तो एक बात तो आपको पता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक कोई भी पॉइंट हो तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली पॉइंट P इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं कि पॉइंट P x1, y1 will satisfy equation of circle।
क्योंकि उसी पॉइंट पे है ना बेटा, उसी सर्कल के ऊपर है ना, और जिस सर्कल के जिस कर्व के ऊपर होता है उसको क्या करेगा, वो सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x की जगह क्या आ जाएगा, x1 स्क्वायर, y की जगह क्या आ जाएगा, y1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इतना समझ आया? थोड़ा सा अगर आप और बढ़ें तो x1 प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। मैं बोल रहा हूं कि ये जो लाइन है ये भी टेंजेंट है, तो क्या इस लाइन का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी यही पॉइंट P है? तो आपको नहीं लगता कि y1 इक्वल टू mx1 प्लस c हो जाएगा? y1 इक्वल टू mx1 प्लस c, क्योंकि इस लाइन को भी तो सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट, क्योंकि वो पॉइंट इसी लाइन पे है। तो यहां से आप y1 की वैल्यू को उठाइए और इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यानी x1 स्क्वायर प्लस y1 की जगह क्या आएगा बेटा, देखो mx1 का स्क्वायर, mx1 प्लस c का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। एक्सपैंड करना पड़ेगा, x1 स्क्वायर प्लस mx1 प्लस c का स्क्वायर कितना आएगा, m स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की जगह पे mx1 और b की जगह पे c इक्वल टू r स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, यानी x1 स्क्वायर प्लस, यहां से आप क्या करिए, यहां से आप क्या करिए, इसमें से x1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा, 1 प्लस m स्क्वायर प्लस, यहां क्या है, x1 के टर्म्स में हम क्वाड्रेटिक बना रहे हैं तो ये बनेगा 2mc, फिर यहां पे कौन बच गया, c स्क्वायर बच गया, प्लस c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। x1 के टर्म्स में क्वाड्रेटिक है। तो अब आप एक चीज ध्यान दो, अब आपको एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, जो कि बचपन का कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से रखिएगा। फॉर्मूला मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा बट उसमें मजा नहीं आएगा, इसलिए डेरिवेशन करना जरूरी है। ठीक है, देखिए क्या बता रहा हूं मैं, इतना समझ आया? ये एक सर्कल का इक्वेशन है जब सर्कल सेंटर पे हो, क्योंकि ये लाइन को मुझे प्रूफ करना है कि टेंजेंट है, तो लाइन के ऊपर ये पॉइंट भी है और सर्कल के ऊपर भी ये पॉइंट है, तो हमने दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई कराया। y1 इक्वल टू mx1 प्लस c है, वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। जैसे आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो तो a की वैल्यू अगर आप इससे कंपेयर करें, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, अगर आप नहीं सॉरी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, अपने को क्वाड्रेटिक चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है तो a की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस m स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी होगी, 2mc, c की वैल्यू कितनी होगी, c स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब इनको हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों एक बात ध्यान से देखो, व्हेन क्वाड्रेटिक का एक रूल है कि जब d इक्वल टू 0 हो या डेल्टा इक्वल टू 0 हो तो रूट्स कैसे आते हैं, रूट्स इक्वल आते हैं। और हमें कैसी वैल्यू चाहिए, एक ही वैल्यू तो चाहिए, यहाँ वाला एक ही x चाहिए। अगर मैं ऐसा निकाल दूं, दो अलग अलग वैल्यू x की निकाल दूं तो वो टेंजेंट नहीं रहेगा बेटा, वो सीकेंट हो जाएगा। समझ रहे हो, आपको x की एक ही वैल्यू चाहिए। एक वैल्यू कब मिलती है, जब रूट्स इक्वल होते हैं। रूट्स इक्वल मतलब डेल्टा 0, यानी डेल्टा 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। डेल्टा 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0। क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि हमें टेंजेंट का कंडीशन देखना है।
अगर मैंने ये वाली लाइन ली यानी कि 2 अनइक्वल रूट्स वाला कंडीशन निकाल दिया जिसमें कि डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं होता है, तब आपको सीकेंट मिल जाएगा। लेकिन हमें सीकेंट नहीं चाहिए, हमें किसका कंडीशन चाहिए? टेंजेंट का। इसलिए नाम क्या है? टेंजेंसी। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी स्क्वायर यानी कि क्या होगा? 2mc का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है।